संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 7 मई है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। राज्य के घलो है, राष्ट्रीय घलो है और अंतर्राष्ट्रीय घलो है, तो तीनों हिस्सा बारी बारी से अपन समझत जाबो, देखत जाबो। हिंदी में आत हो, आज के समाचार ला शुरू कर दो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के, यानी कि आज 7 मई। आज का दिन मनाया जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मतिथि के रूप में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। अब ये जो ठाकुर और टैगोर का गणित है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं। गुरुदेव ये उनकी उपाधि है, रविंद्रनाथ उनका नाम है और ठाकुर ये सरनेम हुआ करता था उनका। अंग्रेज जो ठाकुर शब्द सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो बिगड़े हुए रूप में ठाकुर को टैगोर कहा करते थे। धीरे धीरे टैगोर शब्द प्रचलित होता चला गया। टैगोर नाम असल में कोई सरनेम होता ही नहीं है। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ का मीडिया, एक बार ये बड़ा रोचक किस्सा हुआ था कि जी न्यूज के एक एंकर वो टैगोर और ठाकुर में कंफ्यूज होकर के सामने वाले को समझाने लग गए थे कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर होता है, ठाकुर नहीं। तो आप स्पष्ट रखिए कि रविंद्रनाथ ठाकुर होता है, रविंद्रनाथ टैगोर बिगड़ा हुआ रूप है। अब ये कहानी आपको बता लेने के बाद मैं रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा। वैसे तो वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि हम अपना जो राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन गाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पूरे एशिया में वो पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तब तक एशिया के किसी भी मुल्क, किसी भी देश के किसी व्यक्ति को यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था किसी भी वर्ग में। तो इस तरह से एशिया से नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति, कैटेगरी साहित्य थी। इनकी बहुत सारी किताबें बहुत पॉपुलर रही, जिसमें गीतांजलि को आपको खास तौर पे याद रखना चाहिए। उनकी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक मानी जाती है गीतांजलि। इसके अलावा रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गोरा, इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत कहानी जासूस, एक कहानी पाथेर पांचाली, इस तरह से उन्होंने कई किताबें लिखी जो कि बहुत पॉपुलर भी हुई। अब अगर हम उनके जीवन की तरफ देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी उन बिरले व्यक्तियों में से थे जिनकी रुचि न सिर्फ साहित्य में थी, बल्कि वो साहित्य की ही दोनों विधा में बराबर पकड़ रखते थे। वो कहानियां, उपन्यास भी लिखते थे, साथ ही साथ गीत भी लिखा करते थे। इसके अलावा कमाल के संगीतकार तो वो थे ही, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने चित्रकारी में भी हाथ आजमाया था। यानी ऐसी कोई कला नहीं थी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनाई ना हो या जिसमें अपना हाथ ना साधा हो। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और इनका मैं आपको छत्तीसगढ़ कनेक्शन बताता हूँ। कहते हैं कि गुरुदेव की जो पत्नी थी उनको टीबी हो गया था, यानी क्षय रोग हो गया था। उनकी पत्नी मृणालिनी देवी का इलाज कराने के लिए उन दिनों वो पेंड्रा आए थे। पेंड्रा आने के लिए बिलासपुर तक ट्रेन के माध्यम से आना पड़ता था और फिर पेंड्रा तक का सफर तय करना पड़ता था। लंबे लंबे समय की दूरी में फिर ट्रेन मिला करती थी। बिलासपुर स्टेशन में इस तरह से 6 घंटे उनको बिताने पड़े थे। इस 6 घंटों के दौरान एक रोचक किस्सा हुआ। मृणालिनी देवी रेस्ट हाउस में, जो कि स्टेशन का उस समय वेटिंग हॉल समझ लीजिए, वहां रुकी हुई थी और रविंद्रनाथ जी आसपास टहलने निकले हुए थे। इस बीच बिहार से आई हुई एक स्त्री आई और मृणालिनी देवी से बात करने लगी। वो बताने लगी कि वो बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो वापस अपने घर लौटने के लिए कुछ पैसे चाहती है। मृणालिनी देवी ने उनकी बात सुनी और कहा कि जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं ये रकम आपको दिला दूंगी। वैसे आपको कितने रुपए की जरूरत है? उसने कहा 100 रुपए की जरूरत है। ये बात जब की है तब 100 रुपए का मूल्य आज की दृष्टि से अगर देखें तो 1000 रुपए से भी कहीं ज्यादा होता। अब ऐसी स्थिति में टैगोर जी वापस आए, उनको ये बात पता चली, वो बहुत नाराज हुए अपनी पत्नी पर और झल्लाते हुए 20 रुपए देने को राजी हुए। 20 रुपए लेकर वो स्त्री चली गई। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी को लेकर वापस कोलकाता लौटे, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से उनसे दुखी हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी के निधन के बाद बीती बातें याद करते हुए गुरुदेव को लगा कि उन्होंने गलत किया था। वो वापस लौटे, बिलासपुर आए, फिर एक बार उस स्त्री की तलाश की, लेकिन वो स्त्री इस बार उनको नहीं मिली।
इस दुख को बताने के लिए, जताने के लिए उन्होंने कविता लिखी थी। बांग्ला में लिखी गई इस कविता का शीर्षक फाकी था। फाकी यानी झूठ बोल देना, या फिर उन्होंने जिस तरह से उस महिला की मदद नहीं की थी, उसको जो भी बोल दिया था उस बात का गिल्ट था, और इसी पर उन्होंने फाकी टाइटल के साथ एक कविता लिखी थी। 6 पंक्तियों की एक कविता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन अगर आप जाएंगे तो उस रेलवे स्टेशन में पत्थर पर उकेरी गई है ये कविता, बांग्ला और अंग्रेजी दोनों में। अगली बार जब कभी आपका बिलासपुर स्टेशन जाना हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप ये देखने का प्रयास जरूर करिएगा। ये गुरुदेव का छत्तीसगढ़ कनेक्शन है। अब बात करेंगे हम रजत तिवारी की। रजत तिवारी छत्तीसगढ़ के एक उभरते हुए सितारे हैं। ये गीतकार हैं, यानी कि फिल्मों के लिए गाने लिखते हैं। वैसे फिल्मों के लिए गाने लिखते हैं ये पहली बार कहा जा रहा है। इससे पहले वो अपने मनोरंजन के लिए गीत लिखते थे। उनका लिखा हुआ गीत अब बॉलीवुड की एक फिल्म बोले चूड़िया के लिए सेलेक्ट हो गया है। बोले चूड़िया आने वाली एक फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। उस फिल्म के लिए इन्होंने गीत लिखा है और जल्द ही वो गीत आप तक पहुंच भी जाएगा। ये रायपुर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के ही लोक कलाकार राकेश तिवारी जी के पुत्र हैं। इससे पहले भी उन्होंने मोतीचूर चकनाचूर नाम की एक फिल्म के लिए गाना लिखा था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अब रजत तिवारी उपलब्धि अगर आपके अपने राज्य से निकल करके दर्ज करा रहे हैं तो नाम याद करना तो बनता है। फिर हम बात करेंगे बायोफ्लॉक तकनीक की। ये आज के डेट की सबसे रोचक, सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक करने वाले समाचार के रूप में हम इसे देख सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्तियों ने अपनाई है। एक का नाम है अंकुर कुमार और एक का नाम है सचिन गांगुली। ये नाम ही अपने आप में बड़ा रोचक है। एक तो सचिन भी है, ऊपर से गांगुली है। बड़ी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है। मतलब मेरी उम्र के लोगों के लिए तो सचिन और गांगुली की जोड़ी बहुत हो जाती है। बहरहाल मैं वापस आता हूं खबर पर। तो अंकुर कुमार और सचिन गांगुली ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के छात्र रहे हैं। इन्होंने अभी लॉकडाउन के दौर में जब दिक्कतों को देखा तो सोचा कोई नए तरीका का काम करना चाहिए। इसके लिए इंडोनेशिया और इजराइल में जिस तरीके से मत्स्य उत्पादन किया जाता है उस तकनीक को अपनाने का फैसला किया। आमतौर पे मछली पालन या मछली उत्पादन के लिए बड़े तालाब का सहारा लिया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया और इजराइल में जमीन की कमी होने के कारण टैंक बनाकर मछली का पालन किया जाता है। बस यही तकनीक बायोफ्लॉक तकनीक कहलाती है। ये तकनीक इन्हें जच गई। इन्होंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में बड़े टैंक बनवाए। सीमेंट या कंक्रीट के बने हुए इस टैंक में मछली पालन शुरू किया और ये व्यवसाय चल भी निकला है। धीरे धीरे अब ये दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बायोफ्लॉक तकनीक का संबंध किससे है तो मत्स्य उत्पादन से है। वैसे एक टैंक में मछली पालन का लगभग आंकड़ा उन्होंने बताया कि 250 केजी तक का मछली पालन वो एक टैंक से कर सकते हैं। और भी कई तरीके की चीजें हैं जो इसमें हो जाती हैं, जैसे बार बार टैंक की सफाई नहीं करनी पड़ती है, बार बार चारा नहीं डालना पड़ता है मछलियों को। ये सारी चीजें, ये सारा लाभ उन्होंने बताया है। और ये तकनीक कहाँ से लाए हैं? इंडोनेशिया और इजराइल। बांग्लादेश भी ये तकनीक अपनाता है। फिर हम बात करेंगे डॉक्टर दयाराम कलवानी जी की। डॉक्टर दयाराम कलवानी जी का संबंध जिला बिलासपुर के चक्रभाठा क्षेत्र से था। इनको क्यों याद कर रहे हैं? इनका निधन हो गया हाल के दिनों में और इनको याद किया जाता है छत्तीसगढ़ से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और जिन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम के समय अपनी भूमिका निभाई थी। यानी कि गोवा मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना, भारतीय दल के साथ मिलकर के लड़े थे पुर्तगाली सेना के खिलाफ। गोवा में पुर्तगाल का शासन था और पुर्तगाल भारत से जाने वाला सबसे आखिरी देश था। वो गोवा छोड़कर जा नहीं रहे थे। वैसे गोवा इतना खूबसूरत है, कोई छोड़ करके जाना नहीं चाहता। बहरहाल ये 1955 से 1961 तक चले हुए इस संग्राम का हिस्सा बने रहे और इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है ससम्मान विदा की। फिर हम बात करेंगे अजय निदान की। अजय निदान एक साहित्यकार है, भिलाई के रहने वाले हैं। इन्होंने भी एक शोध ग्रंथ लिखा है खिलाड़ियों के ऊपर। उनमें से एक जो खास खिलाड़ी माधुरी सक्सेना, उनके जीवन, जो एथलेटिक्स खेलती हैं उनके जीवन पर इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब दर्जा प्राप्त हुआ है। कल भी मैं आपको एक छत्तीसगढ़ की महिला के बारे में बताया था जिनको अंबिकापुर से जो संबंधित थी। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप उनका नाम लिखें। उनके बारे में मैंने बताया थी कि कैसे वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाई। आज अजय निदान के बारे में भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले समाचार पर। माउस डियर
माउस डियर एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी वो प्रजाति जो गायब होने के कगार में है। ये प्रजाति छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में पाई गई। मजेदार बात तो ये थी कि ग्रामीण इसे अजब ही जीव समझ करके उठा लाए थे और अपने घर में पालने लगे थे। वन विभाग को इसकी जानकारी मिली और इसे संरक्षित करने के लिए वन विभाग अपने साथ ले आया है। मैं नहीं जानता कि ग्रामीण पालते तो ज्यादा संरक्षित होता या वन विभाग पालेगा तो ज्यादा संरक्षण होगा, लेकिन बहरहाल इसे वापस वन विभाग के पास पहुंचा दिया गया है। अब इस खबर को थोड़ा और समझते हैं। माउस डियर एक बहुत छोटी प्रजाति का हिरण होता है। आमतौर पर इस प्रजाति के हिरण भारत के अलावा श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। माउस डियर प्रजाति का हिरण जंगली चूहे के आकार का होता है, यानी हिरण की सबसे छोटी प्रजाति है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसे मूषक हिरण भी कहा जाता है। ये ओरछा ब्लॉक के गुदाड़ी ग्राम में प्राप्त हुआ। अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर जिला, ओरछा ब्लॉक, गुदाड़ी ग्राम। वैसे अगर आप नहीं जानते तो एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, ओरछा ब्लॉक या ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। फिर हम बात करेंगे इससे पहले क्या माउस डियर छत्तीसगढ़ में देखा गया था। तो इससे पहले उदंती अभ्यारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी माउस डियर प्राप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अब बात करेंगे बल्दी बाई की। बल्दी बाई 2 दिन पहले समाचार पत्रों में इनके बारे में जिक्र आया कि ये उम्र दराज महिला है और कोरोना से जंग जीत ली। सिर्फ उम्र दराज होना इनकी शख्सियत नहीं थी कंप्लीट, वैसे इनका संबंध गरियाबंद से है। और एक बार राजीव गांधी जब छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे तो इन्होंने राजीव गांधी को भोजन कराया था, कंदमूल खिलाए थे। तब से कांग्रेस स्टार प्रचारक मानती है, स्टार कैंपेनर मानती रही इनको, ये एक चेहरा मानती रही जिसको लेकर के रिप्रेजेंट करते रहे थे कांग्रेस वाले। कोरोना से तो ये ठीक हो गई, लेकिन घर वापसी के दौर में ही बाद में उनकी मौत हो गई सामान्य कारणों से। तो इनको कोरोना से मृत तो नहीं कह सकते, हालांकि इनका राजकीय सम्मान के साथ भाई विदाई किया जा रहा है, यानी कि सारे अफसर पहुंचे और इन्होंने इनको अंतिम यात्रा में विदाई दी। कुल्हाड़ी घाट से संबंधित ही गरियाबंद के नाम है बल्दी बाई। तो ये था भाई आज के लिए छत्तीसगढ़ का समाचार। उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ के आज आपको ज्यादा समाचार मिल सके होंगे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे के समाचारों को धीरे से जानेंगे समझेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये न्यूज देखते हैं तो आप शेयर करने में थोड़ी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि यही मेरा उत्साहवर्धन करती है। तो वो थोड़ा सा 1 सेकंड लगता है, आप शेयर का एक बटन दबाते हैं और वो शेयर हो जाता है। फिर चाहे आप फेसबुक में करें या व्हाट्सएप में करें शेयर, मुझे खुशी होगी। साथ ही साथ जब आप देख रहे होते हैं और अगर आपको मेरा रिप्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, आपको कोई नई जानकारी मिल पा रही है, तो नीचे एक लाइक का बटन होता है, वो दबा दिया करेंगे तो भाई उत्साह मेरा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद ही करता हूं बिना किसी और लाग लपेट के। आप सीधे सीधे अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप, मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक सब आपके लिए ओपन है। आप आ करके मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। नई नई चीजों पर, नई नई टॉपिक पर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। जैसे इंदिरा साहनी मामला, मेरा यह मानना है कि आने वाले किसी भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से पूछा जाने वाला है। अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको समझने की जरूरत है। अगर इस तरह का कोई टॉपिक डील करने का मन करे तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके लिए वो लेकर के आऊंगा। अब मैं वापस से आता हूं अपने रिक्वेस्ट को पूरा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। सबसे पहले एम.के. स्टालिन की बात करेंगे। एम.के. स्टालिन साहब, मैं पहले भी बताया था, तमिलनाडु में यही चेहरा है सीएम का, और फाइनली इन्होंने शपथ आज यानी 7 मई को ले भी ली। इनको शपथ दिलाने का काम किया बनवारी लाल पुरोहित जी ने, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल भी हैं। अब राज्यपाल शपथ दिलाता है, आप जान गए, एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी के हैं, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के संबंधित है, करुणानिधि के पुत्र हुआ करते थे। बाकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। इसके बाद बात करेंगे एन रंगास्वामी की। मैं ये भी एक प्रेडिक्शन लगाया था और ये भी लगभग सही बैठा है। एन रंगास्वामी अब पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना पदभार संभाल लिए। आज ही उनकी भी नियुक्ति हुई 7 मई यानी आज। पुडुचेरी में एलजी के रूप में तिमिलिसाई रंगराजन वो पद पर बैठे हुए हैं और उन्होंने इस पद की शपथ दिलाई। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां एलजी का पद होता है। इसके बाद बात करेंगे स्पुतनिक लाइट की। स्पुतनिक लाइट क्या है? एक टीका है। किस चीज का टीका है? कोरोना वायरस के खिलाफ। हाल फिलहाल में स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 के बारे में आपने जाना था, जो कि रूस से भारत को मिला था और भारत उसका टीकाकरण प्रारंभ किया था।
अब रूस एक स्टेप आगे बढ़ते हुए स्पुतनिक लाइट नाम का एक नया टीका निकाला है, जो कि सिंगल डोज टीका होगा, यानी इसकी 2 डोज नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे में ये टीका बहुत प्रभावी माना जा रहा है और इसको भी भारत जो है इंटरेस्टेड है मंगवाने में। बहरहाल रूस में इसका टीकाकरण शुरू हो गया है। इससे मुझे याद आया आपसे एक न्यूज और शेयर करनी है। जानकारों का मानना है, जितने बड़े डॉक्टर हैं एम्स वगैरह के, उन सब का मानना है कि कोरोना की एक थर्ड वेव, एक तीसरी लहर का आना अभी बाकी है। इस लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग होगा वो छोटे बच्चे होंगे। इससे पहली बार जब पहली लहर आई थी तो सबसे ज्यादा प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ा, दूसरी बार की लहर में युवाओं को प्रभावित कर रही है और तीसरी बार की लहर बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अभी इतने पीछे हैं कि हमारे पास ना तो पर्याप्त संख्या में हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल होने के बाद ना बेड है उनमें, ना ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तौर पे हो जाती है। गवर्नमेंट चाहे कितने भी दावे करें, सच्चाई हम और आप रोज देख ही रहे हैं। मृत्यु का जो आंकड़ा है वरना इतना ज्यादा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में थर्ड वेव आने से पहले क्या कर सकते हैं? थर्ड वेव आने से पहले कम से कम बच्चों के चिकित्सा को लेकर कोविड वार्ड अलग से बना दिए जाने चाहिए। इसके लिए पहले से तैयारी कर लिए जानी चाहिए। तो अगर आप पत्र लिख सकते हैं, अगर आप ट्वीट कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रकार से मेल भेज करके अपने अपने राज्य प्रशासन को ये सूचित कर सकते हैं, तो उनको इस बारे में जागरूक करिए कि वो बच्चों के इलाज के लिए अलग व्यवस्था करना प्रारंभ कर दे। तो ये मेरा अपना एक मानना था जो आपसे शेयर किया। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे एक चीज और याद आई, इसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, दुनिया में पहला देश बना है कनाडा, जिसने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी टीकाकरण, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के जो किशोर हैं और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी टीकाकरण की अनुमति दे दी है। यानी अब कनाडा में बच्चों का भी टीकाकरण हो सकेगा, दुनिया में अभी और कहीं नहीं हो रहा था ये। फिर हम बात करेंगे खासी पहाड़ी की। खासी पहाड़ी मेघालय में है। दो जो एक ट्रायो हम कह सकते हैं ट्रायो है, एक पहाड़ियों का सीरीज है, गारो, खासी और जयंतिया। उसमें बीच की पहाड़ी है खासी पहाड़ी, और इस पहाड़ी में बहुत पुराने, इनफैक्ट 100 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सेरोपोड डायनासोर है जिसका जीवाश्म यहां से प्राप्त हुआ है। ये भारत में प्राप्त हुआ सबसे पुराना जीवाश्म माना जा रहा है। अब इस पे और अध्ययन चल रहा है और जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे साझा करूंगा। फिर बात करेंगे किताब की जिसका नाम है द बेंच। द बेंच ये किताब लिखी है मेगन मार्कले ने। मेगन मार्कले ने ये किताब लिखी अपने बच्चों के प्रति, यानी कि जितने छोटे बच्चे हैं उनके लिए है ये किताब, कविता के रूप में है ये किताब। वैसे मेगन मार्कले का परिचय अगर आप नहीं जानते तो ये प्रिंस हैरी की वाइफ है। प्रिंस हैरी कौन है? ब्रिटेन के राजकुमार हैं भाई। अब ये बड़ी दिक्कत है, प्रिंस हैरी को ही नहीं जानेंगे हम तो मेगन मार्कले को कैसे जानेंगे? और दूसरी बात ये है कि अगर हम प्रिंस हैरी को जान रहे हैं और उनके द्वारा अगर मेगन को जान रहे हैं तो ये उनके अपने आइडेंटिटी पे क्राइसिस है, दुख की बात है। फिर बात करेंगे अजीत सिंह जी की। अजीत सिंह जी का निधन हो गया। ये राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के संस्थापक हुआ करते थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने चुनाव रिप्रेजेंट किया था, लोकसभा चुनाव में उसके सहयोगी दल के रूप में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय केंद्रीय मंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई। कृषि मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय भी ये मंत्री रहे। यानी ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के समय केंद्रीय मंत्री बनने वाले व्यक्तियों में से रहे। किसान नेता के रूप में ज्यादा जाना जाता था वैसे इन्हें। और अब क्या बात करें इन पे, और चलते हैं आगे। दाहला बांध पर बात करते हैं। दाहला बांध अफगानिस्तान का एक दूसरा सबसे बड़ा बांध है समझ लीजिए, और इस बांध पर अभी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और तालिबानियों को अलग ही पड़ी हुई है, तो उन्होंने अभी दाहला बांध पर कब्जा कर लिया है। दाहला बांध से अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों में पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाती है, लेकिन वो लोग यहाँ पानी रोक करके बैठे हुए हैं और इससे अफगानिस्तान में जन संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बहरहाल इस पर अभी आगे क्या किया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम स्टूडेंट जितने लोग रहते हैं उनके दिमाग में तुरंत कोई चीज क्लिक कर जाती है। अगर ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है तो पहला बड़ा बांध कौन सा है? तो पहले बड़े बांध का नाम सलमा बांध है या सलमा बांध। सालमा कहिए या सलमा, वैसे सलमा जल्दी याद हो जाएगा। तो सलमा बांध अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बांध है। उसके याद होगा उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हुए थे। फिर हम बात करेंगे केन्या के समुद्र तट की। केन्या के समुद्र तट में अभी एक रोचक घटना घटी। यहाँ 78,000 वर्ष पुरानी एक कब्र प्राप्त हुई है।
ये कब्र है जहां घुटना मोड़ करके एक व्यक्ति को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी एक कब्र है, उसके भीतर से फोल्डेड या मोड़ करके, घुटना मोड़ करके दफनाया गया व्यक्ति प्राप्त हुआ, उसका जीवाश्म प्राप्त हुआ। इससे पाषाण काल में दफनाए जाने के जो प्रतीक हैं या तरीके हैं उसके बारे में अध्ययन करने का मौका वैज्ञानिकों को मिल गया है। वैसे दुनिया में यह सबसे पुरानी गुफा तो नहीं कही जा सकती। इजराइल में 1,20,000 वर्ष पुरानी एक कब्र प्राप्त हो चुकी है। तो देखते हैं कि भाई इसमें और क्या शोध होता है और क्या चीजें सामने आती है। इतना कुछ था मेरे पास आज के दिन में आप तक पहुंचाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट आपको दोबारा करता हूं, अगर ये सब आप सुन रहे हैं और वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करें, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक वीडियो अपडेट पहुंच जाए। धन्यवाद।